नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसी पाठ्य पुस्तक में अध्याय 3 जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, और ये राजस्थानी लेखक ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला भाग है। इसमें हमने पढ़ा है कि लेखक ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की यात्रा की थी और उसी यात्रा को यात्रा वृत्तांत के रूप में अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो कल हमने देखा था कि जो आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियाँ हैं उनसे भी कहीं श्रेष्ठ मोहनजोदड़ो को बसाया गया था ग्रिड प्लान के तहत। जिसे आज वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं, तो उसी ग्रिड प्लान के तहत मोहनजोदड़ो की बसावटें थी। थोड़ा आगे अब पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता यानी साक्षर थे, एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी। यह मानते हैं कि साक्षर तो थे, समाज भी सुसंस्कृत था, लेकिन नगर नियोजन में और वास्तुकला में उस समाज की कितनी भूमिका थी, ये लेखक का एक प्रश्न हमारे लिए छोड़ता है कि उसमें वास्तुकला में यानी नगर को बसाने में कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ये तय करने में उस साक्षर समाज की कितनी योगदान था, कितना भूमिका उसकी थी। तो हम तो मानते हैं कि भी उसकी भूमिका थी, तभी तो इस प्रकार के बना हुए थे। वरना आज देख लो आप, आज बहुत ही कम ऐसी सुस्पष्ट बसावट के गांव या शहर मिलते हैं। आगे देखो, स्तूप वाले चबूतरे जिस पर बौद्ध का स्तूप बना हुआ है, उसके चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। देखो, जो मोहनजोदड़ो की बसावट थी ना, सभ्यता जो बसी हुई थी, उसमें एक ऊंचाई बसे हुए थे सारे के सारे। तो सबसे ऊंची जो जगह थी वहाँ पर गढ़ था, गढ़ मान लेते हैं उसे। तो गढ़ में या तो राजसत्ता से जुड़े हुए लोग या धर्म सत्ता से जुड़े हुए लोग। अब यह भी पूरा निश्चित नहीं कर पाए हैं कि वहाँ पर धर्म का शासन था या राजा का शासन था, लेकिन एक उच्च भूमि थी जिसको गढ़ मानते हैं, और गढ़ पर राजसत्ता या धर्मसत्ता से जुड़े हुए लोगों का निवास स्थान था। उसके ठीक सामने भी एक उच्च बस्ती थी, उसके ठीक सामने भी एक उच्च बस्ती थी। तो उच्च बस्ती में भी प्रशासन से जुड़े हुए लोगों का निवास स्थान था, यानी एक उच्च वर्ग का निवास स्थान था। उसके थोड़ा और आगे निम्न वर्ग की बस्ती थी, वह इतनी ऊंची स्थानों पर नहीं बसते थे, उसके लिए कोई ऊंचे जगह का चयन नहीं करते थे, उसमें थोड़ा नीचे ही होती थी। तो गढ़ के ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है, उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती में दक्षिण की तरफ नज़र दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट है, वह कामगारों की बस्ती है। कामगारों मतलब काम करने वालों की बस्ती है। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की, इतर मतलब अन्य वर्ग की, जो उच्च वर्ग से निम्न था, थोड़ा कमजोर मानते थे उसको। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था। अब उच्च वर्ग के तो प्रमाण मिले हैं बस्तियों के, लेकिन निम्न वर्ग की बस्तियों के प्रमाण कम मिले हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सकें। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। ये भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके में 1/3 हिस्से की ही खुदाई हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। तो अब लेखक ये कहते हैं कि निम्न वर्ग के वहाँ पर कोई खंडहर या घरों के निशान नहीं मिले हैं। तो क्या वे नहीं थे, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हैं उनके भी घर रहे होंगे। तो उसके लिए 2 कारण बताता है। पहला कारण तो यह कि हो सकता है कि निम्न वर्ग के जो घर हैं वो इतने मजबूत नहीं हों कि 5000 साल तक उसके हम अवशेष देख सकें, मतलब नष्ट हो गए होंगे। या फिर निम्न वर्ग के घर थोड़ी उच्च वर्ग के घर से दूर रहे होंगे। देखो, आप थोड़ा ध्यान दोगे तो अभी तो वर्तमान में तो कम है, लेकिन आज से मतलब 100 साल पहले भी निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको घर गांव से थोड़ा दूर बसाते थे।
तो हो सकता है यहाँ पर भी उनकी बसावट थोड़ी दूर की गई हो, और अब तक जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका 1/3 हिस्से की ही खुदाई हो पाई है। तो हो सकता है कि वहाँ पर निम्न वर्ग के जो घर हैं उनके कोई प्रमाण मिल जाएं, कोई सबूत मिल जाएं। और अब तो वह खुदाई भी बंद कर दी गई है, अब और खुदाई नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। आगे देखो, अब हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड यानी जो विशाल स्नानागार मिले वहाँ पर, यहाँ पर महाकुंड लिखा है, आपने अब सामाजिक की पुस्तक में उसे स्नानागार पढ़ा होगा, के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, उसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास मतलब अनुमान है या संयोग कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देवमार्ग डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। तो बड़े बड़े विशाल स्नानागार मिला है एक। तो विशाल स्नानागार का क्या मतलब हो सकता है भाई? आज हमारे घरों में, सभी घरों में स्नानागार है, लेकिन सभी घरों में अलग अलग है। एक गांव में एक जगह तो नहीं है, उस समय एक जगह था स्नानागार बड़ा। अब ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई स्नान संबंधी क्रिया करके कोई अनुष्ठान वगैरह करते हों। जैसा कि हम आज लोहागढ़ जी जाते हैं, स्नान करके आते हैं, तो लोहागढ़ जी में बड़े बड़े स्नानागार बने हुए हैं, खूब नहाने के अलग अलग हैं, घाट बने हुए हैं। गंगा में जाते हैं तो वहाँ पर भी घाट हैं, तो वहाँ पर स्नान का महत्व है। हमारे यहाँ गांव में स्नान का महत्व नहीं है। तो हो सकता है वहाँ पर कोई ये मोहनजोदड़ो में स्नान का कोई महत्व हो, तो वहाँ पर एक बड़ा सामूहिक स्नानागार मिला है। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नानगृह हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता है। देखो 8 स्नानगृह हैं, लेकिन उसका दरवाज़ा आमने सामने नहीं खुलता है, टेढ़ा खुलता है। सिर्फ सिद्ध वास्तुकला का ये एक नमूना है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ये चित्र जलकुंड जिसे स्नानागार बोलते हैं, उस स्नानागार का ही ये चित्र है। देखो ये बाहर एक नाली सी बनी हुई है, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, और कुछ स्नान घर बने हुए हैं। ये देखो, ये 1 2 1 ये जिनके गेट आपस में एक दूसरे के सामने नहीं है, सबके दरवाजे अलग अलग ही खुलते हैं। तो ये जलकुंड जिसे आप अपनी पुस्तक में स्नानगार पढ़ते हो, ये स्नानगार का एक चित्र है। आगे देखो, इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है, कि नीचे भी फर्श भी है ना, वह भी पक्की ईंटों का बना हुआ है। कुंड का पानी रिस न सके, रिस मतलब बाहर न निकल सके, और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में, नीचे के और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। चूने का प्रयोग वहाँ पर किया गया था। पार्श्व की पीछे की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग हुआ है। देखो आपने देखा होगा गांव में डामर का प्रयोग पानी रोकने के लिए करते हैं। किसी की छत चूती है तो वहाँ पर डामर को पिला करके डाल देते हैं। तो वहाँ पर भी डामर का प्रयोग किया ताकि बाहर का पानी अंदर और अंदर का पानी बाहर न जा सके। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुएं तो बहुत मिले हैं, 700 से अधिक कुएं मिले हैं, लेकिन दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुआं मिला है। तो इससे भी अनुमान लगाते हैं कि ये कुछ विशेष कुआं था, यहाँ पर कोई पवित्र मानते हैं इसे, या कोई अनुष्ठान वगैरह यहाँ पर करते हुए, इसीलिए यहाँ पर दोहरे घेरे का ये कुआं है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियाँ हैं। इनकी खासियत ये है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी हैं। देखो आज हम गांव बना लेते हैं, नई कॉलोनी बसा लेते हैं, लेकिन उस गांव में भी, बहुत से गांवों में अभी भी नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व है, और पानी निकालने के लिए नालियाँ, और नाली भी पक्की ईंटों की, वह भी ऊपर से ढकी हुई कि उसमें भी कोई कचरा नहीं निकले। इसमें भी देखो, आप देखो नालियाँ भी किस प्रकार बना रखी थी उन्होंने। जैसे ये नाली का ऊपर वाला भाग है, ढक रखा है, ये नाली का
नीचे वाला हिस्सा, चलो यहाँ नहीं बनेगा, आगे बना के दिखाऊंगा मैं आपको। तो नालियाँ बना रखी थी, देखो ये एक चित्र है। जल निकासी की उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठा विशेषता है। ये नाली बनी हुई है पतली बीच में नीचे। अब देखो नाली भी किस प्रकार की है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रही है। नाली का निर्माण भी ये ऊपर वाली नाली ढक दी और नीचे वाली इस प्रकार की नाली का निर्माण किया गया। अब देखो ये क्यों किया गया, पानी यहाँ से बहता है, यहाँ से पानी बहता है, तो यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर कचरा वगैरह है वह यहाँ पर जमा हो जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा, फिर पानी आगे बहता रहेगा। फिर कोई कंकड़ पत्थर और आए तो वे यहाँ पर जमा हो गए और फिर आगे चला गया पानी, फिर और कंकड़ पत्थर आए तो वो यहाँ जमा गया। तो आगे जब पानी जाएगा तो वो साफ़ पानी पहुँचता जाएगा, मतलब थोड़ा कंकड़ पत्थर या पानी नाली में रुकावट नहीं होगी। और इसको खोल करके ये कचरा बाहर निकाल दिया, ये कचरा बाहर निकाल दिया। तो नालियों का निर्माण भी इस प्रकार के एक वैज्ञानिक सोच से किया गया था कि कोई कंकड़ पत्थर है वह नीचे इकट्ठे होते रहें। पक्की और आकार में समरूप ईंटें कैसी थी, पक्की और आकार में समरूप एक समान आकार की ईंटें थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई है, मतलब ईंटों का आकार एक सा है। आज आप देखोगे तो अलग अलग भट्टों की ईंटों का आकार अलग अलग ही मिलेगा। अगर दो भट्टों से ईंट ला करके आप मकान का निर्माण कर रहे हो ना, तो कोई ना कोई 1 सेंटीमीटर बड़ी या 1 सेंटीमीटर छोटी मिलेगी। लेकिन उस समय 5000 वर्ष पहले सभी ईंटों का आकार एक समान था। तो ये भी एक विशिष्ट पहचान है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं कि नालियों को ऊपर से ढक करके रखते थे। पानी निकासी की ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। कि पानी निकालने का मैंने बताया ना आपको किस प्रकार की नालियाँ बनी हुई हैं, और नालियों में भी नीचे बीच में गड्ढे बना दिए ताकि कोई गंदा कचरा पत्थर वगैरह हो तो वह नीचे एकत्रित हो जाए और उसको वहाँ से साफ कर दिया जाए। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, जिसको गढ़ बोलते हैं, जैसे राजा या धर्मसत्ता जुड़े हुए मानते हैं, उसकी परिक्रमा की। कुंड की दूसरी विशाल कोठार है, देखो यहाँ पर एक कोठार नाम दिया है, लेकिन आपने सामाजिक की पुस्तक में पढ़ा होगा अन्नागार, यानी अनाज रखने का स्थान। कर के रूप में, कर मतलब टैक्स, कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। ये तो मतलब आज से अंग्रेज़ों के समय भी कर के रूप में अनाज ही लेते थे, तो ये तो 5000 वर्ष पहले की बात है। तो वहाँ पर भी राजा या धर्म से जुड़े हुए लोग कर के रूप में अनाज लेते थे और उसको वहाँ पर सुरक्षित रखते थे। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास अनुमान लगाया जाता है कि वो विशाल एक भवन मिला है। अब वहाँ पर ये क्यों मानते हैं कि अनाज रखा गया है, इसलिए मानते हैं कि चौकियाँ बनी हुई हैं अलग अलग, और उसके बीच में भी हवा निकलती रहे, इस प्रकार की व्यवस्था अलग अलग की गई ताकि अनाज एक जगह खराब ना हो। बीच में से हवा निकलती रहेगी ना तो अनाज खराब नहीं होता है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। तो एक तरफ गली मिली है उस भवन के और वहाँ पर बैलगाड़ियों के साक्ष्य मिले हैं आने जाने के। तो यहाँ पर यह मानते हैं कि बैलगाड़ियों के माध्यम से उस अनाज को वहाँ पर ला करके एकत्रित किया जाता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार या कोठार मिला है वैसा ही हड़प्पा में भी मिला था। चलो तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अध्ययन हमें कल करेंगे। धन्यवाद।